98 रन होंगे तब भी ये लास्ट ओवर में चेस करेंगे, 152 होंगे जब भी ये लास्ट ओवर में चेस करेंगे, 180 होगा जब भी नेपाल लास्ट ओवर में चेस करेगा। लेकिन ये जो रन चेस था, दिस इज व्हाट आई कॉल डोमिनेशन। भाई ये एक कंट्रोल्ड रन चेस था, और अभी पिछले सारे मैचेस में आप कोई सा मैच उठाकर देख लो, ये एक लौता, मैं CWCL2 की बात कर रहा हूं, पिछले इस पर्टिकुलर टूर की बात कर रहा हूं, इस टूर में जितने भी रन चेस नेपाल ने किए हैं, आप कोई सा भी उठाकर देख लो, आज का जो रन चेस था, इसको कहते हैं कंट्रोल्ड रन चेस। इसको कहते हैं आपने एक मिनट के लिए भी नीदरलैंड को यह फील नहीं होने दिया कि वो गेम है। वरना बाकी मैचेस में आप देख लो, इनफैक्ट जो मैच करण केसी ने जिताया था, उस मैच में भी ऑपोजिशन गेम में काफी बार आ रहा था। वो तो करण केसी ने कुछ एक्सेप्शनल कर दिया था, इस वजह से वो मैच आप जीत गए थे, वरना ऐसा नहीं था कि नेपाल कंट्रोल्ड आगे बढ़ रहा था, बीच में बहुत स्लो हो गए थे। बट आज एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि नेपाल बहुत स्लो हो रहा है। जहां पर लगा स्लो होने वाला है, वहां पर आरिफ ने आकर के तबाही मचा दी। आज मैं कुछ आपको छोटी छोटी चीज ऐसी बताऊंगा दैट यू विल अंडरस्टैंड कि बाकी मैचेस से इस मैच को मैं क्यों ज्यादा कंट्रोल कह रहा हूं, और क्यों ये मैच बाकी मैच से ज्यादा बेहतर था। अब देखो, एक चीज हमें समझ में आती है कि भाई आपने जो गेंदबाजी में कमबैक किया, वो एक बहुत बड़ा रीजन था, क्योंकि 99 रन 10 ओवर में लग चुके थे, और एक टाइम पर जब माइकल लिविट खेल रहे थे, जब वो छक्के पर छक्का लगा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि यार 200 टच हो सकता है, बिकॉज 99 फॉर 4, 10 ओवर, अगले 10 ओवर में उतने ही रन बनाना पॉसिबल है। लेकिन अच्छी बात यह रही कि वहां से आपने 12th ओवर से आपने बेसिकली थोड़ा रन डाउन करा, जो 2 विकेट उनकी गिरी, उसके बाद धीरे धीरे कम हो गए। जो एक टाइम पर 200 लग रहा था, उसके आपने 174 कर दिए, तो बैटर्स के लिए बड़ा आसान हो गया। वरना मैं चाह रहा था कि यार 10 रन ना और ज्यादा बनते, 184 तक जाता, 190, बिकॉज बैटर को ना अभी इजी सिचुएशन मिल रही थी। भाई 98 रन बॉलर ने करके दे दिए, अब आप इत्मीनान से इजी लेकर लास्ट ओवर तक चले गए, 8 विकेट गिरा दी, 152 बोर्ड पर लगा, तब भी आपको ना ज्यादा रन मिलने चाहिए, थोड़ा प्रेशर आना चाहिए। आज ज्यादा रन लगे, आज प्रेशर आया, आज आप निखर कर आए। आप सोचो ना, 6 विकेट, 4 विकेट पर कैसे आपने 200 180 रन कर लिया, आप 98 पर 8 गिर रहे थे। इस तरह की सिचुएशन आनी जरूरी है, तब जाकर के आप निखर कर आते हो। आज आपने ये 6 विकेट से जो मैच जीता है, इसके छोटे से आप ब्रेकडाउन देखो कि आज जो सबसे कम रन आपने किसी भी ओवर में लगाए हैं, वो लगे हैं 4 रन। 2 ही बार ऐसा हुआ कि पूरे 20 ओवर में नेपाल ने 4 रन की, 4 से नीचे आज एक भी ओवर ऐसा नहीं किया जहां 1 रन आए हो, या 2 रन आए हो, या 3 रन आए हो। जब नेपाल बैटिंग कर रहा था, 2 बार ऐसा हुआ 4 है, और उन दोनों ओवर में विकेट गिरी थी, तब जाके 4 आए, वरना हर ओवर में 5 या उससे ज्यादा रन आ रहे थे। मैंने इससे पहले भी कहा था कि अगर आप T20 खेल रहे हो, इन एनी सिनेरियो यू हैव टू मेक श्योर कि एटलीस्ट आप रन ओ बॉल खेलते रहो। अब आप सोचो, आज 7th ओवर में 5 रन आता है, तो 8th ओवर में 11 रन आते हैं, मतलब दोनों को मिला दो तो 2 ओवर में आपके 16 रन आ गए। वरना पिछले मैचेस में ऐसा नहीं हो रहा था। आज जब 9th ओवर में 4 रन आए, तो 10th ओवर में 9 रन आ गए, मतलब जहां कम आए अगले ओवर में ज्यादा आ गए, तो आप दोनों को ऐड करोगे तो 9 + 4 13, मतलब यहां भी 12 रन, 2 ओवर में 12 बॉल होती है, 13 रन आए, मतलब रन और बॉल से आप ज्यादा आगे निकल रहे थे। दैट इज द रीजन कि लास्ट में भी आप ना थोड़ा सा बेहतरीन कर पाए। नो कि आज दीपेंद्र सिंह आर्य के बारे में काफी लोग बात करेंगे, बिकॉज उन्होंने गेंदबाजी अच्छी करी, बात होनी भी चाहिए। कुशल भुटेल के बारे में बात करेंगे, बात होनी भी चाहिए, वो अच्छी फॉर्म में दिख रहा है, मैं भी बात करूंगा उनके बारे में। बट उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा 2 खिलाड़ी के बारे में, जिनके बारे में ये बात कह दी गई थी कि यार वो ओडीआई के प्लेयर है, भीम शर्की एंड आरिफ। दोनों के बारे में ये कहा था भाई वो ओडीआई वाले हैं, वो ओडीआई के प्लेयर हैं, और वो सोचो दोनों अच्छे फॉर्म से चल रहे थे, दोनों अच्छे फॉर्म से चल रहे थे। ओडीआई में दोनों ने रन्स किए थे, दोनों ने सीडब्ल्यूसी में आपकी टीम की तरफ से हाईएस्ट रन स्कोरर थे, जहां आरिफ ने 208 रन लगाए हैं सीडब्ल्यूसी के अभी पिछले 4 मैचेस में, वहीं भीम शर्की ने 159 रन लगाए। सो ये 2 आपके हाईएस्ट रन गेटर्स, आपने इनको बाहर करा कि नहीं ये ना T20 उतना अच्छा नहीं खेलते। मैं आज ही की वीडियो में, जब मैंने आज सुबह वीडियो बनाई थी, जब मैं लाइव आया था, आज ही मैंने ये बात कही थी कि यार भीम शर्की जब ओडीआई भी खेल रहे थे तो उतना स्लो नहीं खेल रहे थे, आप उनको ट्राई कर सकते हो। आज देखो भीम शर्की जब बल्लेबाजी करने है, 16 बॉल में 27 रन, मतलब अगर आप लास्ट ओवर को छोड़ दो तो आप देखो कौन सा 2 प्लेयर था जिसने 6 लगाए थे। भीम शर्की और आरिफ 2 ही प्लेयर थे नेपाल के जिन्होंने 6 लगाया। सो आप सोचो कि भीम शर्की ने 16 बॉल में 27 की, जब उन्होंने कहा जा रहा था यार ये ओडीआई वाला बंदा है, ओडीआई वाला बंदा है। और आरिफ तो खैर उन्होंने कुछ अलग ही मूड में आए थे, उन्होंने आते ही डिसाइड कर लिया था कि नहीं यार ये जो मेरे पर ओडीआई का टैग लग रहा है ना, पहले इस टैग को हटाना। सोचो 3rd बॉल जो आरिफ ने खेली, उसको उन्होंने 6 मारा था। दिस प्रूव्स के वो चेंज कर सकते हैं, और मैं चाहूंगा कि वो इस तरह से अडेप्ट करके रेगुलर परफॉर्म करें। ऐसा नहीं कि 2 मैच में बाहर किया गया तो उनका ईगो जाग गया और आकर कैच परफॉर्म करके चले गए। नहीं, आई वांट कि आप इस तरह से कंटिन्यू करो। शुरू की 10 बॉल जो आरिफ ने खेली थी, उस 10 बॉल में उन्होंने 26 रन लगा दिए थे। उस 10 बॉल में उन्होंने 2 छक्के 2 चौके लगा दिए थे। उन्होंने वहीं बता दिया था कि यार ये फॉर्मेट में भी मैं आकर खेल सकता हूं, T20 के लिए भी मैं उतना ही केपेबल हूं, और मैं आकर के यहां भी आपको मैचेस जिता सकता हूं। सिर्फ मैं वहां पर ओडीआईज के लिए नहीं हूं। अनफॉर्चुनेटली वो इंजर्ड हो गए, उनकी हैम खिंच गई, उस वजह से उनको बाहर जाना पड़ा। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता अगर वो मैच फिनिश करके आते, बट फिर भी 23 बॉल में 39 की पारी, 160 प्लस का स्ट्राइक रेट दोनों का। आप आरिफ का स्ट्राइक रेट देखो, वो भी 160 प्लस का है, भीम शर्की का देखो, वो भी 160 प्लस का है।
आपने आरिफ ने 2 छक्के और 3 चौके लगाए, 39 नॉट आउट की पारी। ये हालांकि कंप्लीट करके मैच चले जाते, बट ये सो थोड़ा इंजर्ड होगा। आई होप कि इंजरी बहुत ज्यादा ना हो और आई होप कि बहुत जल्दी रिटर्न हो, बिकॉज ये प्लेयर जिस फॉर्म में, यू वांट दिस प्लेयर। आप चाहोगे कि आपके मिडिल ऑर्डर में ये प्लेयर खड़ा रहे और आकर के रन्स बनाए। और जैसा मैंने कहा कि बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि अगर आप लास्ट ओवर को छोड़ दो, जहां पर 2 बैक टू बैक 6 मार के मैच, बैक टू बैक तो नहीं, फर्स्ट और फोर्थ बॉल पे 6 मार के मैच जिता दिया गया, उसके अलावा अगर आप पूरी इनिंग में देखोगे तो इन्हीं 2 बैटर्स ने 6 लगाया था जिनको आप ओडीआई ओडीआई कहते थे। तो इन्होंने बताया कि भाई ऐसा नहीं है, अच्छे खिलाड़ी जो होते हैं ना, वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं सिचुएशन के हिसाब से, फॉर्मेट के हिसाब से। और ये मुझे आज की पूरे के पूरे मैच में ये बेस्ट हाईलाइट लगी कि दोनों ने आकर के परफॉर्म करा और दोनों ने टिपिकल T20 इनिंग वाली इनिंग खेली। खैर, उनके साथ साथ एक और बल्लेबाज जिसके बारे में डेफिनेटली बात होनी चाहिए, कुशल बुटेल। बहुत अच्छा लगा देखकर कि पिछले कुछ मैच से जो आप स्टार्ट दे रहे थे, कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे हाफ सेंचुरी में, आज आपने अच्छी पारी खेली, हाफ सेंचुरी लगाया। और आज मतलब मुझे और अच्छा लगता अगर आप मैच फिनिश करके आते, बट चलो अच्छा है, आपको थोड़ा पॉजिटिव फील आया होगा जिस तरह से आपने बल्लेबाजी करी, जिस तरह से आपने रन करे, जिस तरह से आप टीम को लेकर आगे बढ़ रहे हो। गुड टू सी कि ओपनर इस तरह की पारी खेल रहा है। मैंने कुछ टाइम पहले रहमानुल्लाह गुरबाज की बात की थी और मुझे कुछ लोगों ने रिप्लाई में कहा भी था कि भाई अभी ऐसा खेल रहा है, वरना कुशल बुटेल का अगर आप पिछला साल हटा दो, उससे पहले वो वैसे ही खेला करता था। गुड टू सी कि दोबारा वो धीरे धीरे उस लय में आ रहे हैं। बहुत ज्यादा जरूरत है नेपाल को इस टाइम पर इस कुशल बुटेल की लय की, बहुत जरूरत है संदीप लामेछाने की गेंदबाजी की। हालांकि आज शुरू के 2 ओवर में रन खा गए, बट लास्ट के 2 ओवर उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, आरिफ की, भीमशर्की की। ये जो ओवरऑल सेट है ना, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर ये सेट अच्छा परफॉर्म करेगा, आई एम टेलिंग यू, आप वेस्ट इंडीज के सामने भी अच्छा खेलोगे और आप जाकर क्वालिफायर भी बहुत अच्छा खेलोगे। हाँ, कुशल बुटेल जिस टाइम पर आउट हुए, उस टाइम पर उस शॉट की जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि आप देखो उस टाइम पर नेपाल को चाहिए था 34 रन 27 बॉल में। मतलब आप बहुत ज्यादा नहीं, 7 के आसपास का रिक्वायर्ड था। और उसके जस्ट एक बॉल पहले उन्होंने हिट किया था, उन्होंने एक स्टेप निकलकर मारने की कोशिश की थी, बॉल कनेक्ट नहीं हुई थी, बॉल लॉन्ग ऑन से पहले गिर गई थी और वो कैच नहीं हो पाया था। उसके जस्ट बाद उन्होंने एक और ट्राई करा जिसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपको ऐसा तो नहीं 10-12 का स्ट्राइक रेट चाहिए था, रिकॉर्ड चाहिए था। आप ठीक ठाक खेल रहे थे, वहां से इत्मीनान से निकल सकते थे, लेकिन ठीक है, उनका वो इंस्टिंक्टिव स्टाइल है और वो इस तरह से खेलते हैं। बट हाँ, मजा ज्यादा तब आता जब आप मैच जिता कर जाते, बट नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन ये याद रखना पड़ेगा, आज 2 कैचेस ड्रॉप किए हैं नीदरलैंड ने, इंपॉर्टेंट कैचेस ड्रॉप किए हैं और उसके बाद आपको वो जीवन दान मिला है। लेकिन ठीक है, आई एम हैप्पी विद दिस चेज, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी विद दिस चेज, क्योंकि अभी तक जो रन चेज आया था उसमें मैंने हमेशा कुछ ना कुछ आपसे बातें कही थी कि यार मुझे मिडिल ओवर्स में नहीं अच्छा लगा, मुझे यहां पर कमी लग रही है वहां। आज मुझे लगा कि यार आज ये ना प्रॉपर एकदम सेट चेज हुआ है कि आप T20 को T20 की तरह खेल रहे थे, आप स्लो डाउन नहीं हुए और जिस ओवर में आपको लगा कि रन नीचे आ रहे हैं, उसके अगले ओवर में आपने तेज खेल दिया। सो दिस इज समथिंग दैट मेक्स नेपाल डिफरेंट। और यही माइंडसेट है जिसके बारे में स्टुअर्ट लॉ भी कह रहे थे कि इस तरह से नहीं चलेगा। आप रन चेस कर रहे हो, 8 विकेट गिरा करके 98 में इस तरह से नहीं चलेगा। आप बार बार हार्ट अटैक नहीं, आज हार्ट अटैक वाली सिचुएशन नहीं आई। आज क्या हुआ, आज आपको 6 पर 7 चाहिए थे, आकर के लोकेश ने धप से मारा 6, 1-2 बॉल बीट करी, फिर मारा 6, मामला खत्म। मतलब एकदम इत्मीनान से खड़े होकर के मामला खत्म करके चले गए। सो ये होती है क्रिकेट, आपको हर बार ठुक 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 करके लास्ट में आकर तेज तेज करके रिस्क लेकर के। और सही बात है यार, हर बार लक आपके साथ नहीं रहेगा। हर बार ऐसा नहीं होगा आपने बीच में ठुक ठुक कर दिया, लास्ट में कभी सोमपाल ने कुछ कर दिया, कभी करण ने कर दिया, हर बार ऐसा नहीं होगा। आज जरूरत नहीं पड़ी, जो कि आज बैटिंग डेप्थ बहुत जबरदस्त था। आज अगर 200 रन लग जाते ना तब भी रन चेज। आप सोचो 9th पर आएंगे करण केसी बल्लेबाजी करने जिस टीम में, उसका बैटिंग डेप्थ कैसा होगा। आज अगर 200 रन भी बोर्ड पर लगे रहते ना, वो भी चेज हो जाता। बिकॉज आज बॉलिंग तो आप छोड़ दो, खैर बॉलिंग के बारे में अक्सर कहता हूं, नेपाल में सारे बॉलर्स हैं तो बॉलिंग की टेंशन नहीं होती। आज करण किसी को आप सिर्फ खिला रहे हो अपने मेन पेसर को, उसके अलावा आज देखो कितनी अच्छी गेंदबाजी हुई। लेकिन बैटिंग की तरफ आप देखो डेप्थ कितनी अच्छी है कि भाई 9th पर करण केसी आ रहे हैं, मतलब 10वें पर संदीप आएंगे, वो भी बैट चला सकते हैं, वो भी थोड़े बहुत आपको रन करके दे सकते हैं। लेकिन 8वें तक आपकी प्रॉपर बैटिंग है। 8th पर रुपेश की बैटिंग थी, सो 8वें तक आपकी बैटिंग जब प्रॉपर है तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप आराम से आओ, जो 4th 5th पर आ रहा है वो आराम से मार कर खेले भाई। उसको पता है कि बैटिंग इतना नीचे तक है, मैं किसके लिए बचा रहा हूं, उसको क्या 4 बॉल खेलने दूंगा भाई। आप 15वें ओवर में आओ, मारो, और क्या क्या करना है। आप T20 खेल रहे हो ना, तो आपको रोकना क्यों है। हाँ, बीच में आपको सेट होना है। आई नो कि 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th वो ओवर ऐसा रहता है जहां पर आप थोड़ा सिंगल डबल और 4 रन 5 रन 8 रन 9 रन इस तरह के ओवर्स निकालोगे। बट जैसे ही ओवर 13 14 15 तक जाने लगे, आपकी विकेट्स अगर नहीं गिरी, आप मारो, मारना शुरू कर दो। आपके पास 8th तक बैटिंग है भाई। 9th पर करण केसी आ रहे हैं, 10th पर संदीप आ रहे हैं, सो आप उनके लिए मत छोड़ो कुछ भी। जब तक वो आएंगे 2-4 रन रहे, वो अपना टुक टाक करके निकल जाए। हाँ, अगर कभी कोलैप्स हो जाता है तब वहां पर थोड़ा सा प्लान आप चेंज कर सकते हो, वरना दिस इज अ परफेक्ट वे टू रन चेज। और मुझे बड़ा मजा आया बैटिंग देख करके। हाँ, गेंदबाजी की बात करो तो उसमें बड़ा अच्छा ये रहा कि बहुत कम ऐसा होता है जब नेपाल बॉलिंग कर रहा होता है और नेपाल के 5 ही बॉलर बॉलिंग करते हैं, वो भी अपने फुल कोटा।
वरना हम अक्सर क्या देखते हैं कि 7 बॉलर ने बॉलिंग करी, 8 ने बॉलिंग करी, 9 ने बॉलिंग करी, हम इस तरह काफी बार देखते हैं। बट आज 5 बॉलर ने बॉलिंग करी, अपना फुल कोटा करा। थोड़ा शुरू में लगा कि यार एक्सपेंसिव ओवर्स आ रहे हैं, बट ठीक है, उस तरह की पिच थी, उस तरह के रन आ रहे थे, और उसके बाद आपने धीरे धीरे जैसे शुरुआत उनको मिली थी, उसके बाद आपने उसको कम बैक भी कर लिया। शुरू में आपने विकेट्स ली 45 पर, 4 विकेट गिर गई थी, आई थिंक 6 ओवर के आसपास में। फिर उसके बाद लगा कि आप उसको रोक सकते हो, लेकिन वहां से उन्होंने थोड़ा तेज कर दिया, थोड़ा तेज कर, एक टाइम पर लगा जो 150 बनेगा उसको उन्होंने थोड़ा तेज कर दिया। बट जब वो तेज खेलने गए, आपने उनकी एक और विकेट, 2 और विकेट गिरा दी, वहां से आपने उनको फिर से स्लो कर दिया, 174 पर उनको रोक लिया, जो कि 190 200 जाता हुआ लग रहा था। तो चलो, गुड टू सी के संदीप जिन्होंने शुरू में रन लीक किया था, उन्होंने बाद में रोक लिया अपने आप को। 4 ओवर में 38 रन दिए, उनके ओवर में हालांकि एक कैच भी छूटा था, बट आखिरी के 2 ओवर में उनके सिर्फ 9 रन आए, उनको 1 विकेट मिली। शुरू के 2 ओवर में 29 रन आ गए थे। सो चलो, अच्छी बात है कि थोड़ा सा उन्होंने भी अपना कम बैक किया, जिस तरह से शुरू में रन लीक हुए थे। बट ऑल टुगेदर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, और फील्डिंग हैज ऑलवेज बीन वेरी गुड। जिस तरह से रनिंग बिटवीन द विकेट होती है, हैज ऑलवेज बीन ग्रेट। छोटी मोटी जैसे एक कैच छूट जाना या कहीं पर कुछ हो जाना, ये थोड़ी मोटी चीजें होती रहती है, बट मेरे हिसाब से इट वाज अ वेरी वेरी बैलेंस्ड रन चेज। और इस कंट्रोल रन चेज को देखकर ज्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि इससे आपकी टीम में ना कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आता है, और आप थोड़ा ना सुपीरियर फील करते हो। जब आप नेक टू नेक जीतते हो ना, आप सुपीरियर फील नहीं करते हो। जब आप इस तरह की जीतते हो, तो आपको थोड़ा सुपीरियर फील होता है कि हाँ यार, ये हो गया, अब अगला हराएंगे उसको, अब उसको अगला हराएंगे। ये वाली फीलिंग बड़ी अच्छी होती है। सो इट्स गुड टू सी नेपाल राइजिंग अप। इस वाले मैच में मैं कह सकता हूं कि नेपाल इज रियली राइजिंग अप। खैर, आपका क्या टेक है? हाउ डू यू सी दिस रन चेज? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन, यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।